नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा जाता है कि योगः कर्मसु कौशलम, योग हमारे कर्मों में कुशलता को लाता है, परंतु यह तभी संभव है जब हमारा शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों में संतुलन होगा। मानव शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल। और ये सभी त्रिदोष ऊर्जा तत्व है। मानव शरीर में इनकी विद्यमानता होती है, परंतु इनका संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए ज़रूरत है सन्मार्ग की। सन्मार्ग अर्थात योग मार्ग की, योग साधना की। तभी कहा जाता है कि अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक़ है और मुझे सही रास्तों का। तो हम योग रूपी सही रास्ते को यदि अपनाते हैं तो मानव जीवन अपने आप में धन्य हो जाता है। त्रिदोष क्या है और योग के माध्यम से इसे कैसे संतुलित किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमने अपने कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया है श्री चंद्र कुमार शर्मा जी को। शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, मैं आपको शर्मा जी का परिचय करवा देता हूँ। यह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विद्या वाचस्पति यानी डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन योगा के विद्यार्थी हैं और आज के विषय पर हम अपेक्षा करते हैं कि इनके माध्यम से जो जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, हम आपको एक बात बोलना चाहेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम प्रारंभ हो गया है और ऐसे में जो त्रिदोष है, इसकी मानव शरीर में विद्यमानता बहुत ही अधिक होती है और उसका संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमारे शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न न हो सके। तो शर्मा जी, चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि त्रिदोष से क्या अभिप्राय है? त्रिदोष का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि ये तीनों दोष है। इन्हें संज्ञा तो दोष की दी गई है, लेकिन ये हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को संपादित करने में, चलाने में सहायक के रूप में भी भूमिका निभाते हैं। परंतु जब इन त्रिदोषों की अवस्था के कारण या अधिक या कम मात्रा होने के कारण शरीर में जो है अनेक प्रकार की व्याधियों को भी जन्म मिलता है। इन त्रिदोषों का समअवस्था में होना ही पूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा है। क्योंकि जैसे ये तीनों दोष हैं, वात, पित्त, कफ। वात मीन्स वायु। वायु विकारों का मुख्य कारण रहता है कि अगर हम अपने शरीर में सही मात्रा में भोजन को नहीं लेते हैं या अत्यधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर वात रोगों से पीड़ित हो जाता है। शर्मा जी, जैसे मैंने कहा कि मानव शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, आपने वात को कहा वायु, कहते हैं इसको आकाश से भी जोड़ा गया है, वायु और आकाश। क्या कहना चाहेंगे? वायु और आकाश तत्वों का अभिप्राय ये है कि इन तत्वों का आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। लेकिन जब हम भोजन के अवस्थित आहार शैली को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो है असमानता आना स्वाभाविक हो जाता है। और जैसे ही ये असमान अवस्था में आते हैं तो ये शरीर में कहीं ना कहीं व्याधियां उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक कफ प्रधान व्यक्ति है तो जिसका कफ प्रधान प्रवृत्ति होगी, उस व्यक्ति के शरीर में मोटापे की अधिकता रहेगी, उसके शरीर में एक भारीपन रहेगा, उसमें जो है कफ की ज़्यादा मात्रा रहेगी। शर्मा जी, मैं चाहूँगा हम एक एक पर, क्योंकि इससे हमारा थोड़ा दर्शक जो है उसमें भ्रांति आ जाएगी। जैसे हम वात की बात कर रहे हैं तो मैं वात के बारे में कि इसकी जो विद्यमानता और इसका शरीर में विकार उत्पन्न होना और इसका जो है किस प्रकार से जो है निराकरण किया जा सकता है, इस पर आप बताइए। वात वायु अबैलेंसिंग भोजन ग्रहण करने से, तेलीय पदार्थों को ग्रहण करने से, अगर हम जरूरत से ज़्यादा तली हुई चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं वात रोगों में वृद्धि हो जाती है। वात रोगों के हमारे शरीर में सिम्टम भी दिखाई देते हैं। पेट में फुहारा बनना, पेटों का फूल जाना, गैस बढ़ जाना, जॉइंट्स में पेन होना, तो ये सारे जो है वात रोगों के लक्षण है। तो इन लोगों को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो आहार है वो व्यवस्थित होना चाहिए। जब तक हमारा आहार व्यवस्थित नहीं होगा तब तक हमारे शरीर में जो है वात रोगों की वृद्धि होती रहेगी। तो आहार श्रृंखला को व्यवस्थित बनाए, संतुलित बनाए, उचित मात्रा में आहार लें,
जिसे मिताहार कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा भोजन को ग्रहण ना करें। तो जब हम इस तरीके से आहार को ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वातजन्य रोग होते हैं उनका प्रशमन होता है और शरीर को जितने वात की आवश्यकता होती है, जो शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है, उस समय अवस्था में जो है हमारा वात स्वतः आ जाता है। शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दर्शकों, तभी कहते हैं कि वाततम पित्तम कफश्च इति त्रयोदशा समाहस्ता विकृता विकृतो देहम घनंती ते विघ्नहर्ता। कहते हैं कि शरीर के अंदर इन तीनों की विद्यमानता जो है रहती है, लेकिन इन तीनों का यदि हम बैलेंस रखें, जैसे आप कह रहे हैं, तो इससे जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब हम बात करेंगे, आपने वात की बात करी, पित्त के ऊपर। पित्त की बात है। पित्त का मुख्य कारण क्या होता है? जैसे शराब का अत्यधिक सेवन करना, मसाले युक्त भोजन को ग्रहण करना, या बहुत अधिक गर्म भोजन ग्रहण करना। और इसके हमारे शरीर में, बॉडी में सिम्टम भी दिखाई देते हैं, जैसे शरीर में जलन रहना, स्किन में खुजली आदि होना, जी मलचाना, अत्यधिक क्रोध करना, तनाव में रहना। ये सारे लक्षण जो है पित्तवर्धक होने के कारण होते हैं। या बहुत ज्यादा हम खट्टे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमारी पित्त वृद्धि होती है। और लीवर के लिए शायद मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज्यादा घातक, जैसे सबसे ज्यादा घातक यदि हम शराब का, मादक पदार्थों का यदि सेवन करते हैं तो ये लीवर के लिए बहुत बिल्कुल कहीं ना कहीं लीवर से संबंधित व्याधियां हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बाधित हो जाता है। तो हमें इसको संतुलित करने के लिए जो है यौगिक अभ्यास तो करना ही चाहिए, श्रमवर्धक अभ्यास करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ मुख्यतः इन तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए हमें अपने आहार के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। शर्मा जी, जैसे हम कह रहे हैं वात, पंच तत्वों की जब बात आती है तो इसमें शायद अग्नि और जल के साथ इसको आपस में सामंजस्य जोड़ा जाता है। अब हम कफ पर आते हैं। कफ से मेरा अभिप्राय है श्लेष्मा। शरीर में जैसे मान लो हम दूध वर्धक चीजों को ज्यादा ले लेंगे, घी का अत्यधिक सेवन करेंगे, दूध ज्यादा मात्रा में लेंगे, दही लेंगे, मसाले युक्त भोजन लेंगे, तला हुआ भोजन लेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा कफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और कफ बढ़ने से क्या होता है, ये ऐसा नहीं है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो हमारे जैसे आहार नाल होता है, आमाशय होता है, आंतें होती हैं, उसमें चिकनाहट भी बनाए रखता है ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आहार को डाइजेस्ट करने में ना हो। लेकिन फिर भी अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारा बलगम बढ़ जाता है और भी बहुत सारी दिक्कत होती है। हमारे लंग्स के ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने की क्षमता कम हो जाती है, हमारा जो रेस्पिरेटरी है वो पूरी तरह से बाधित हो जाता है। तो कफ को बैलेंस करने के लिए भी हमें सबसे पहले तो यह है कि अपने आहार पर वर्क करना जरूरी है। अगर हम आहार को व्यवस्थित करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो कफ भी है वो समअवस्था में रहेगा। जितनी हमारे शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए हमारे शरीर में कफ की मात्रा चाहिए, उस मात्रा के अनुसार जो है कफ हमारे शरीर में प्रयुक्त रहेगा। शर्मा जी, आपने वात पित्त और कफ के बारे में हमें जो जानकारी दी, उसका यदि हम सारांश निकालें, एक तो ये तीनों चीजें, तीनों ऊर्जा तत्व हमारे संपूर्ण शरीर को जो है संदर्भित करते हैं, बैलेंस करते हैं, नंबर एक। दूसरा जो मैं समझ पा रहा हूं, आपने कहा हम षट कर्म विधि पे जाएं, योगासन पे जाएं, वो एक जिसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी इशू हो सकता है, ठीक है। सारांश में यदि बात जो मैं समझ में आई कि संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और तनाव प्रबंधन, ये तीन चीजें, दर्शकों तभी कहा जाता है कि युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्रावबोधनस्य योगो दुखो भवति। कहने का मतलब है कि यदि हम संतुलित आहार लें, पर्याप्त निद्रा लें और अपना तनाव प्रबंधन रखें, तो योग जो है इन सभी दुखों को, इन सभी विकारों को जो है स्वतः ही समाप्त कर देगा। अब हम बात करते हैं, इसमें कहते हैं कि षट कर्म विधि भी आती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा षट कर्म विधि से क्या अभिप्राय है, इससे पहले कि हम उसको वर्गीकृत करके हम अपने दर्शकों को समझाएं। षट कर्म विधि से क्या? षट कर्म के बारे में बताना चाहूंगा कि योगिक अभ्यास श्रृंखला में सबसे पहले षट कर्मों को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये 6 क्रियाएं हैं इसमें मुख्य रूप से बताई गई हैं, जिन क्रियाओं का मुख्य प्रयोजन ही इन त्रिदोषों को समअवस्था में लाना है। क्योंकि जब तक त्रिदोष समअवस्था में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी अस्थिरता बनी रहती है और ना हमारा जो है आसन का अभ्यास अच्छी तरह से पूर्ण हो पाता है, ना प्राणायाम का अभ्यास पूर्ण हो जाता है।
तो जब हम षटकर्मों का अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास से कहीं ना कहीं हमारे जो त्रिदोष होते हैं वो समअवस्था में आ जाते हैं। शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक मन एकाग्रचित नहीं होगा, जी, जी। इसलिए कहते हैं कि ध्यानम निर्विशः मनः, कि ध्यान जो है बिल्कुल निर्विष, शांत, बिल्कुल बिल्कुल, विकार अपने आप ही स्वतः ही जो है अधिकांश तो दूर हो जाएंगे। बात बताइए आप षटकर्म। तो षटकर्मों में जैसे 6 क्रियाएं हैं, धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। तो ये एक क्रम है 6 अलग अलग क्रियाओं का, जिनको करने से हमारे वात पित्त कफ जो है समअवस्था में आते हैं। शर्मा जी, मैं चाहूँगा, क्योंकि देखिए वैसे तो हमारे एक समयावधि रहती है कार्यक्रम की, पर मैं चाहूँगा जब हमने षटकर्म विधि, क्योंकि योग से पहले कहते हैं षटकर्म बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा सा यदि आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बता देंगे, प्रदर्शित करके बता देंगे तो बहुत अच्छा हमारे। बिल्कुल, षटकर्मों में सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं तो क्रियाएं होती हैं, जैसे एक कुंजल क्रिया होती है। मैं उसको वर्बली बताना चाहूंगा क्योंकि सुविधाओं के अनुकूल चीजों को दर्शकों के सामने रख पाऊंगा। तो वमन क्रिया में क्या करते हैं कि हम गुनगुना पानी लेते हैं, 4-5 जग पानी गर्म किया, गुनगुना पानी लिया और उसमें हल्का सा नमक डाला जो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। उसके बाद शौच आदि जान से निवृत्त होने के बाद सुबह उठकर अपनी मिडल फिंगर को अपनी नेवल पे रखने के बाद उस पानी, गुनगुने पानी को हम पूरा भरकर पी लेंगे। और जब तक हम हमारा गले तक नहीं भरेगा तब तक हम पानी पीते रहेंगे। और वो जो है कागासन में इस पोजीशन में पिया जाता है। इस पोजीशन में पीने से, उस पानी को पीने के बाद जब हम पूरा पानी पी लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये 2 उंगलियां 3 उंगलियां रहती है, इन तीनों उंगलियों से हम इस पोजीशन में आकर जो है अपनी हमारी जीभ के पीछे तालु मूल में, वहां पर जो है तीनों उंगलियों को लगाकर जो है पूरा पानी बाहर निकाल। तो शर्मा जी, त्रिदोष में से कौन से दोष की जो है? तीनों दोषों के लिए लाभ, तीनों दोषों के लिए, तीनों दोष, कफ रोग के लिए तो बहुत ही कारगर है, लेकिन इसमें सावधानियों का, क्योंकि उचित मार्गदर्शन के बिना इसका अभ्यास करना भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसकी टेक्निक भी रहती है। तो ऊपर से जैसे हाई बीपी का कोई पेशेंट होगा तो अगर हमने उसमें नमक का ज्यादा उपयोग कर लिया तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे दर्शकों, मतलब अभ्यासकर्ता के लिए हानिकारक हो सकता है। दर्शकों, जैसा कि शर्मा जी बता रहे हैं, ये जो षटकर्म की विधियां हैं ये करना तो आवश्यक है, लेकिन यदि किसी अभ्यासरत के अंतर्गत किया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। बहुत ही लाभदायक है। तो इसलिए इसका जो अभ्यास है वो हमेशा एक निर्देशक के समक्ष ही करना, पहली बार जब तक आप अच्छे से अभ्यासी ना हो तब तक इसका अभ्यास करना चाहिए। और पूरा पानी जब बाहर निकल जाएगा तो आपको स्वतः ही फील कर लेंगे, आपको हल्कापन महसूस होगा, कफ संबंधित, पित्त संबंधित चीजें आपके शरीर से बाहर निकलेंगी। लेकिन उसके बाद आपको और भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे हम वमन क्रिया को पूर्ण करते हैं, कुंजल क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह पानी जो है फ्लो के साथ हमारे मस्तिष्क में भी चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, तो कई बार हमारा कफ कुपित भी रहता है। तो हमें प्रॉपरली उसके बाद जो है पानी को बाहर निकालना जरूरी है, जिसके लिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम करने की भी आवश्यकता होती है। अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो ये एक सूक्ष्म क्रिया। उसके बाद नेति क्रिया रहती है। नेति क्रिया में हम जल नेति का इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक नेति पॉट होता है, एक नोस्ट्रल से पानी डाल के दूसरे से निकालते हैं। और सूत्र भी रहता है, जिसमें हमारे साइनस की किसी को दिक्कत हो या किसी को कफ आदि की, श्लेष्मा की दिक्कत हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो है नोस्ट्रल से संबंधित जितने कर भी व्यवहार होते हैं, आंख, नाक का इंटी केयर भी कहा जाता है उसको, उसके लिए भी लाभदायक रहता है। वस्ती क्रिया होती है, वो हमारी बड़ी आंत की सफाई के लिए होती है कि हमारी बड़ी आंत से संबंधित कोई विकार हमारे अंदर ना पैदा हो, तो उसके लिए की जाती है। त्राटक होता है, वो आंखों के रोगों के लिए किया जाता है। कपालभाति है, वो तीनों दोषों की निवृत्ति के लिए उसको भी अभ्यास किया जाता है। तो वो भी 3 प्रकार की होती है, लेकिन जो सामान्यतः की जाती है वो श्वास के साथ की जाती है। तो वो कपालभाति का अभ्यास भी हमारे लिए बहुत लाभदायक रहता है। मतलब अंततोगत तो आपके कहने का मतलब यही है कि जो षटकर्म विधि है वो संपूर्ण शरीर को, ये जो हमारे त्रिदोष है, जो पंच तत्व है, उनको संतुलित करने में बहुत ही सारगर्भित और संदर्भित होती है। लेकिन दर्शकों, पुनः यही निवेदन है कि ये जो षटकर्म की विधि है ये आपने योगा अभस्त के मार्गदर्शन में ही करनी है, क्योंकि स्वयं करने से, जैसा इन्होंने कहा, कहीं बॉडी बैलेंस होने की जगह इम्बैलेंस ना हो जाए। बिल्कुल। अब हम आते हैं योगासनों पर, क्योंकि देखिए ये तो षटकर्म विधि हो गई। अवश्य योग इसको जो है संतुलित करने में अपना, देखिए दर्शकों, कहा जाता है योग के लिए कि योगात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घायु आयुषम बलम, आरोग्यम परमम सौभाग्यम, स्वास्थ्य सर्व
साधनम, कि योग के माध्यम से हमें दीर्घायु भी प्राप्त होती है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, किसी प्रकार की व्याधि शरीर को नहीं लगती है, और संपूर्ण जब शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन स्वस्थ होगा। क्या कहेंगे शर्मा जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज मैं थोड़ा सा एक दर्शक को और जागरूक करना चाहूंगा। आसन का अभ्यास सामान्यतः आज के वर्तमान समय में पूरी दुनिया कर रही है। जी। प्राणायाम का अभ्यास पूरी दुनिया कर रही है। जी। मोटापे को देखकर लोगों का योगाभ्यास की तरफ ज्यादा रुझान है। बिल्कुल सही कि कहीं ना कहीं मेरा शरीर कम हो जाएगा। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई योग का सही मायने में लाभ उठाना चाहता है तो आसनों के अभ्यास से पूर्व षटकर्म का अभ्यास बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। मैं ये साफ बात कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप आसनों का पूर्णतः लाभ लें और आपको जल्द से जल्द उसका परिणाम मिले, आसनों के अभ्यास का उचित से उचित और बढ़िया से बढ़िया आपको आउटपुट मिले, आपको परिणाम मिले, तो आपको उससे पूर्व षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। देखिए दर्शकों, शर्मा जी का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्वयं भी डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी के वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर है योगा के। तो आपको पता है कि जो निरंतर शोध है वो जीवन में कुछ ना कुछ नया सिखाता है, और इनका बिल्कुल सही कहना है कि यदि हम योगाभ्यास पे जाए उससे पहले यदि षटकर्म, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, इंटरनली भी तो हम बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम योगासनों की बात करते हैं जो त्रिदोष को संतुलित तो करते ये अभ्यास है जी। अब योगाभ्यास में हमें सबसे ज्यादा त्रिदोषों को बैलेंस करने के लिए श्रम युक्त अभ्यास करने चाहिए, जिसमें हमारी एनर्जी लगे। जी, बिल्कुल। क्योंकि ऊर्जा लगेगी तो कहीं ना कहीं, जैसे पित्त का एक कारण रहता है, वात का एक कारण रहता है आवश्यकता से अधिक भोजन को ग्रहण करना, बिना पचे हुए पुनः भोजन को ग्रहण कर लेना, उससे भी कहीं ना कहीं वात रोग बढ़ता है। शर्मा जी, कई बार हमें भूख होती नहीं है और हम मान लीजिए हमारे परिवार का कोई सदस्य कि ये बच जाएगा खाना, थोड़ा खा लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, या बहुत स्वाद है तो खा लीजिए, तो इस तरह का हमारी मानसिकता को बिल्कुल नहीं रखना होगा, बिल्कुल इग्नोर करना होगा। इग्नोर करना, क्योंकि उसके कारण क्या होता है कि एकदम से वात में वृद्धि हो जाती है, और वात में वृद्धि होने के कारण कहीं ना कहीं हमारे में आलस्य की भी वृद्धि हो जाती है, वायु गोला बनता है, अफवारा बनता है, पेट फूल जाता है, ऐसे विकार आते हैं। लेकिन जब भी हमें योगाभ्यास करना है तो उससे पहले सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास बड़ा जरूरी है, खासकर बात रोगियों के लिए, अर्थराइटिस के पेशेंटों के लिए, जिनका कफ विकृति ज्यादा हो जाती है और उनके साथ जो है पित्त भी विकृत हो जाता है, तो उनको अर्थराइटिस की ज्यादा दिक्कत होती है, ज्वाइंट बजना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो लोग नित्य प्रति सूक्ष्म क्रियाओं को करेंगे, सूक्ष्म क्रियाओं का मतलब मेरा यह है कि ज्वाइंट्स को खोलना जरूरी है। जी बिल्कुल सही। जब तक जोड़ नहीं खुलेंगे तब तक शरीर आसनों के लिए तैयार नहीं होगा, और आसनों को करने में तभी हम अत्यधिक ऊर्जा लगा पाएंगे। सहज रूप से हम बिना शरीर को तैयार किए एकदम से आसनों में अत्यधिक श्रम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में समस्या पैदा हो सकती है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि किसी भी आसन को करने से पहले उसके लिए हमारा जो शरीर तैयार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हम सुप्तावस्था से उठे और जो है हमने मल शौच इत्यादि क्रियाओं को भी नहीं किया और एकदम जो हम अभ्यासरत हो गए, तो वो आपको सकारात्मक परिणाम नहीं देंगे, नकारात्मकता की ओर ले जाएंगे। तो मैं आसनों का जो त्रिदोष को, सबसे पहले हमारे आज के विषय का महत्वपूर्ण घटक भी है। जी, तो सबसे पहले हमें जो अभ्यास करना है वो संधियों को चलाने का करना है। जी बिल्कुल। जिसमें हम शुरुआत दोनों हाथों से करेंगे। दोनों हाथों को मुट्ठियां बंद करके हम अपनी कलाई को चलाएंगे, धीरे से घुमाएंगे, और योगाभ्यास का एक सिंपल सा सिद्धांत है, इसको हम श्वास के साथ करेंगे तो ये हमारे लिए और भी लाभदायक हो जाता है। क्योंकि श्वास में जब भी हम बॉडी को अपर लिफ्ट की ओर लेके जाते हैं तो हमें इनहेल करना है, और जब छोड़ना है तो एक्सहेल करना है। तो इस तरह से जब हम जॉइंट्स को खोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कलाइयां जो है वो एकदम से मजबूत हो चुकी हैं। शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही, क्योंकि मैं भी जब स्वयं अभ्यास करता हूँ तो थोड़ा श्वास और क्रियाओं के बीच में एक संतुलन नहीं बैठता है। तो प्रारंभ में शायद ऐसा होता होगा, लेकिन कहते हैं ना, स्लो एंड अभ्यास करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। बिल्कुल बिल्कुल। जब बताइए आप। दृढ़ काले नितकार सत्कार से तो दृढ़ भूमि। बिल्कुल सही। लंबे समय तक अभ्यास किया तो वो उसमें जो है दृढ़ता आ जाएगी और अभ्यास पूर्ण हो जाएगा। तो उसी तरह शोल्डर रोटेशंस भी कर सकते हैं हम। ये इससे पीठ हमारी बिल्कुल बिल्कुल स्पाइन सीधी हो जाएगी, नाभि को अंदर खींच लेंगे और धीरे से ये जब हम बाजुओं को ऊपर ला रहे हैं हमें इनहेल करना है, बाजुओं को नीचे लेते हुए एक्सहेल करना है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज। ये तो शर्मा जी त्रिदोषों को संतुलित करेगा ये सारे अभ्यास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमारे ऊर्जा लग रही है और ये तीनों ऊर्जा तत्व ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव को भी ठीक करते हैं और से कहीं ना कहीं हमारी पूरे शरीर में रक्त संचार भी अच्छा होता है। और जितना अच्छा रक्त संचार होगा
उतनी अच्छी हमारे शरीर की क्योंकि परिशुद्धि आपको होगी। पता है सारा शरीर ही रक्त से चलता है, और बिल्कुल, जब तक बिल्कुल, उसका संचार सही नहीं होगा तो बिल्कुल शरीर बिल्कुल सही नहीं बिल्कुल। होगा। तो ये उसके साथ सूक्ष्म क्रियाओं के बाद हम धीरे से अपनी कमर को थोड़ा सा आगे करके जी हम ये कुछ एक अभ्यास करेंगे। जब भी हमने योगाभ्यास करना है तो शरीर को जो चलाना बहुत जरूरी है। जी जब शरीर को चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमारे शरीर की ऊर्जा की वृद्धि होगी और हमारा शरीर आसनों के लिए तैयार होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा सामने फ्रंट बेंडिंग करेंगे। फ्रंट बेंडिंग के बाद ऊपर, ताकि एकदम से हम अगर हमने अपने शरीर को जोर लगा दिया तो कहीं ना कहीं हमारी नसों में एड़न आ जाती है। ठीक है, विकार पैदा हो जाता है। तो ये कुछ एक क्रियाएं मैंने बताई, इसमें कुछ और भी क्रियाएं हैं जिनका अभ्यास हम योगाभ्यास करती बार कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा समय अवधि को देखते हुए कुछ एक आसनों की तरफ दर्शकों को ले जाना चाहेंगे जिनका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला अभ्यास होता है वो ताड़ासन होता है, क्योंकि ताड़ का अर्थ ही ताड़ना होता है। पूरे शरीर में खिंचाव होता है। तो जितने कर भी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उन 72,000 नाड़ियों में जब तनाव पैदा होगा तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ेगा। देखिए दर्शकों, मेरा निवेदन रहेगा कि शर्मा जी जिस प्रकार से ये क्रियाएं कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, आपको उसी तरह से इसको जो है अभ्यासरत होना है। लेकिन शरीर के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती मत करना, जैसा कि इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आपकी नसों में खिंचाव आ जाएगा, एड़न आ जाएगी, और ये ना हो कि वो सकारात्मक की जगह नकारात्मक आपको परिणाम दे दे। जी शर्मा जी। ये ताड़ासन है जिसमें हमारी 72,000 नाड़ियां, जो हमारे शरीर में आयुर्वेद कहता है, उन 72,000 नाड़ियों में तनाव पैदा होता है। इस तनाव से कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारा शरीर जो है पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम तिर्यक ताड़ में भी जाएंगे। धीरे से बॉडी को एक तरफ लेके जाएंगे, झुकेंगे और धीरे से वापस और दूसरी तरफ, और ये तीनों दोषों के ऊपर जो है संतुलन बनाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये और धीरे से वापस। इसके बाद हम वीरासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। वीरासन के लिए, वीरासन का जो अभ्यास होता है वो 3 प्रकार का होता है। उसके फर्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, दोनों पांव के बीच में फासला, दोनों हाथ साइडवेज लिए, दोनों हाथों को ऊपर लेके, ये वीरासन है। हाँ, वीरासन कहते हैं और कुछ इसे वीरभद्र भी कहते हैं। जी जी। तो अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। जब हम इस पोजीशंस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी स्पाइन सीधी रहती है। और संवर्धक आसन है, अगर इसका हम अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा लगेगी। तो ऊर्जा लगने के कारण इसका हम नित्य इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं कि 5 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर से हमने इसी पोजीशंस में दोबारा कर लिया। तो ये अभ्यास जब करेंगे तो इससे भी कहीं ना कहीं हमें लाभ मिलता है। शर्मा जी, इसमें मैंने सुना है पद्मासन, सुप्त पद्म आसन, फिर श्वासन, वृक्षासन और मत्स्य मृगेंद्रासन, इस तरह के आसन ये सभी इसमें आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा जो आप बता सके वो आसन, आसान से आसन भी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ मैं आपको एक वीरासन 2 भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आसन कहीं ना कहीं हमारी थाइज के लिए, हमारी पुलो आदि की नसें जितनी कर भी है उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्तमान समय में व्यक्ति चलता तो है, वॉक बहुत कर देंगे लेकिन श्रम कर नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सही। मतलब शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी में लाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम जो दूसरा वीरासन पॉइंट 2 करेंगे उसमें हम पाँव को मोड़ेंगे और धीरे से ये परी तरफ को हमें बेंड करना है अपनी टांग को थोड़ा सा। जी, पूरा खींचेंगे, होल्ड करेंगे क्षमता के अनुसार। जी, फिर देखिए दर्शकों, शर्मा जी की बात को आप यहाँ पुनः सुन लीजिए। क्षमता के अनुसार होल्ड करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि योगाभ्यास अगर हम सहज रूप से करेंगे, जोर जबरदस्ती के साथ नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती है। क्योंकि योग विद्या एक ऐसी है जो निरंतरता मांगती है। जी बिल्कुल सही कहा। विकास स्वतः हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा। वो योग कहता है कि जब हम नित्य प्रति इसका अनुसरण करते हैं, नित्य प्रति इसका अभ्यास करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वतः ही ये अभ्यास जो है हमारे शरीर के को विकसित करने में जो है स्वतः ही पूर्ण हो जाता है। और कहते भी हैं कि योगेन सर्वदोषो रोगाक्षयो भवति। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम इस तरह से अभ्यासरत हो जाएंगे तो हमारा शरीर जो है सभी एक तो हमारे शरीर के अंदर एक संतुलन आ जाएगा। जब संतुलन आ जाएगा मन, मस्तिष्क और शरीर में, तो सारे रोगों की अपने आप ही जो है अपने आप ही परिशुद्धि हो जाती है। तो
तो ये अभ्यास है, जब इन अभ्यासों को करेंगे, कुछ एक हम बैठ के भी अभ्यास करना चाहेंगे। शर्मा, मैं चाहूंगा कि आप, अभी है हमारे पास 2-3 मिनट, तो आप कोई एक आधा अभ्यास बता दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं इसमें बरसात एक तो में हम मंडूकासन कर सकते हैं। जी जी, क्योंकि पेट में अफवारा रहना, जी, पेट संबंधी विकार, वात रोग के बढ़ने के कारण कहीं ना बरसात कहीं, में वैसे भी इंडाइजेशन की बिल्कुल बहुत बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल, तो हम जो है इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। इसका जब हम नित्य प्रति अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं मंडूकासन से भी हमारे पेट संबंधी विकार दूर होते हैं, पाचन तंत्र हमारा स्वस्थ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मंडूकासन है जी। उसके साथ हम उष्टासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। जी उष्टासन में हम क्या करते हैं कि अपनी एक बाजू को उठाकर अपनी एक एड़ी पे रखेंगे, जी, दूसरे हाथ को भी एड़ी पे, और धीरे से ये गर्दन को पीछे लटकाते हुए जी, अपनी कमर को आगे पुश करेंगे और धीरे से वापिस क्षमता अनुसार अपने आप को रोकेंगे। तो ये जो हमारा अभ्यास है, इन अभ्यासों को करने से कहीं ना कहीं हमारे शरीर की ऊर्जा लगेगी। जी बिल्कुल सही। और जितनी हमारी ऊर्जा लगेगी उतना अच्छा हमारा सर्कुलेशन होगा, हमारे शरीर की ताकत बढ़ेगी। तो ये सारे अभ्यास जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं इन अभ्यासों से हमारा शरीर जो है बलिष्ठ भी होता है, और ये जो त्रिदोष हैं, ये तीनों दोष भी साम्यावस्था में आते हैं। इसके साथ साथ हम कपालभाति का भी नित्य प्रति अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि कपालभाति का अभ्यास करना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं चाहूंगा दर्शकों को वो भी थोड़ा सा प्रदर्शित बिल्कुल बिल्कुल। कपालभाति में हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो है एक लंबा श्वास भरेंगे, और उसके बाद जो है हम श्वास को फोर्सफुली बाहर फेंकेंगे, जिससे हमारे वात पित्त कफ जहरीली गैसें हमारे शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। सांस भरेंगे, और वात को बहुत कंट्रोल करने में ये अभ्यास है जी। तो कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं। उसके साथ एक अभ्यास में और जो है समय अवधि को देखते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का भी दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि इसका अभ्यास हमें जब हम वमन आदि की क्रिया करेंगे, कुंजल आदि करेंगे, उस समय भी आएगा। तो इस अभ्यास में हम दोनों मुट्ठियों को बंद करके, षटकर्म और इनका दोनों का आपस में बिल्कुल 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 फोर्सफुली सांस भरेंगे, ये अभ्यास है। तो इसका जब हम अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं जब भी हम कुंजल आदि वमन आदि क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो तब भी हमें इसके उसके बाद जो है इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो है उसके बाद जो है पानी रहना स्वाभाविक हो जाता है, और जब पानी रहेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो विकार हैं, त्रिदोष हैं, उन त्रिदोषों को कुपित करने का काम करता है। तो जब वो कुपित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं व्याधि लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं त्रिदोषों में। तो इसलिए हमें इसका नित्य प्रति इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी कोई नया अभ्यासी है जो योगाभ्यास, एक इसी से जुड़ा प्रश्न, क्या इसमें कोई आयु वर्ग, देखिए हमारे बच्चे से लेकर के किशोरावस्था से लेकर के बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था से लेकर के, क्या ये सभी कर सकते हैं योग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका अभ्यास सभी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति अवेयर होने की आवश्यकता है। अगर किसी के शरीर का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई विकार है, कोई समस्या है, जोड़ों से संबंधित कोई गहरी समस्या है, शल्य चिकित्सा किसी की हुई है, तो उसको थोड़ा सा अपने शरीर की जागरूकता को देखकर ही इन अभ्यासों को करना चाहिए। लेकिन षटकर्म आदि का अभ्यास जो है उसमें जो है लो बीपी हाई बीपी के अकॉर्डिंग जो है सही मार्गदर्शन में ही उसका अभ्यास करना चाहिए। शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने त्रिदोष को योग और षटकर्म विधि से कैसे संतुलित किया जा सकता है, इस पर हमारे सभी दर्शकों को दी। दर्शकों, जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि योगा इज़ द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग योरसेल्फ, अर्थात योग एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे मन में चल रहे विरोधाभास और असमंजस्य की स्थितियों को नियंत्रित करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।